रात के लगभग 1 से 1:30 बजे का समय होता है। एक महिला जो कि दुल्हन होती है, उसकी शादी को लगभग 1 से 1.5 महीना हो चुके होते हैं। उसके दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है। जब दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है तो उस आवाज़ को सुनकर वो अंदर से ही आवाज़ देती है कि कौन है। बाहर से आवाज़ आता है कि बहू दरवाज़ा खोलो, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इस पर वो दुल्हन दरवाज़ा खोलती है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलती है तो उसका जेठ कहता है कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, मेरे सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है, मुझे दवा खानी है। इस पर वो महिला पानी लेने के लिए अंदर किचन में चली जाती है, लेकिन जब किचन से लौटकर अपने रूम में आती है तो उस महिला के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है और इसी की वजह से एक बहुत ही खतरनाक खूनी खेल हो जाता है। एक आदमी जो कि इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है और इसके पीछे एक आदमी जो कि जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। वाकई में जो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना, ये सच्ची घटना सारे रिश्ते की मान मर्यादा को तोड़ देने वाली है और आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। वाकई में आज की जो सच्ची घटना है ये हैरान और परेशान कर देने वाली है। इसलिए इस घटना की पूरी जानकारी के लिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है राजस्थान प्रदेश का। राजस्थान प्रदेश का एक गांव है। उस गांव में दिनेश का छोटा भाई राजेश और दिनेश के माता पिता, 4 लोगों का परिवार होता है। दिनेश के पिताजी खेतीबाड़ी का काम करते हैं और दिनेश भी अपने पिता के काम में हाथ बटाता था। अक्सर उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसके पिताजी कहते थे कि बेटा, हम लोग का तो जैसे तैसी जिंदगी निकल चुकी है, लेकिन आज के ज़माने में पढ़ाई का बहुत ही महत्व है, तुम भी कुछ पढ़ लिख लो। इस पर दिनेश कहता था कि पिताजी, मेरे पढ़ने का मन नहीं है, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आप भी बूढ़े हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, इसलिए मैं आपके कामों में हाथ बटाता हूँ। इस काम को भी करने के लिए कोई आदमी चाहिए। अगर मेरा छोटा भाई राजेश का पढ़ने में मन लगेगा तो मैं उसे बेटा बनाकर अपनी तरफ से उसे पढ़ाऊँगा और उसे कुछ अच्छा काम कराऊँगा, उसको कुछ अच्छा ऑफिसर बनाऊँगा। जब इस तरह की बातें दिनेश अपने पिताजी से कहता है तो उसके पिताजी की भी हिम्मत और बढ़ जाती है और अपने बेटे की सराहना करने लगते हैं कि मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है। इस तरह से उनका परिवार जो था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इधर दिनेश अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाता था और राजेश पढ़ने के लिए जाता था। जैसे तैसे वक्त बीत जाता है। एक दिन दिनेश की शादी, उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं एक रेखा नाम की लड़की से। जब रेखा को देखने जाते हैं उसके माता पिता, तो रेखा ज़्यादा गोरी तो नहीं होती है, उसका रंग सांवला होता है, लेकिन बहुत ही गुणवान होती है, सुशील होती है और समझदार होती है। उसके इसी चीज़ को देखकर दिनेश के माता पिता उसको पसंद कर लेते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। जब दोनों की शादी हो जाती है तो रेखा शादी करके अपने ससुराल में आती है। पहले तो दिनेश उसे नापसंद करने लगता है, लेकिन रेखा का व्यवहार बहुत ही अच्छा होता है। वो अपने व्यवहार से सबको मन मोह लेती है। दिनेश जो भी काम करता उस काम को करती, कभी ना नहीं करती। इस तरह से दिनेश भी अपनी पत्नी को धीरे धीरे प्रेम करने लगता है, उसे चाहने लगता है। उसकी पत्नी रेखा अपने सास ससुर का ख्याल भी रखने लगती है, अपने देवर और अपने पति का अच्छे तरीके से ख्याल रखने लगती है। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। उधर राजेश पढ़ाई करने लगता है, उसे पढ़ाई में मन लग रहा था। दिनेश जी जान से उसको पढ़ाई कराता, जैसे तैसे पैसे बटोरकर उसके सारे एक चीज़ों को पूरा करता, उसे जो चीज़ भी चाहिए उसे पूरा करता और साथ में उसकी हिदायतें भी देता। उसे समझाता था कि तुम किसी बुरे लड़के की संगत में मत पड़ना, तुम पढ़ लिख कर एक काबिल कुछ अच्छा काम करना, कुछ अच्छा ऊंचे पद पर जाना, जिससे कि हमारे माता पिता का नाम रोशन हो। इस तरह के उन सभी की जिंदगी में चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। एक दिन जो दिनेश का जो छोटा भाई होता है, उसकी नौकरी लग जाती है। जब नौकरी लग जाती है, अच्छे उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है और नौकरी लग जाती है, अच्छा पोस्ट पर हो जाता है। तो जब दिन अच्छे आते हैं तो माता पिता की मौत हो जाती है। दोनों माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जब दोनों छोड़कर चले जाते हैं तो इधर राजेश में उसका भाई दिनेश और उसकी जो भाभी और उसके दो बच्चे हो जाते हैं। इस तरह से उनका जो परिवार होता है इस तरह से रहने लगते हैं। राजेश अब बाहर जाकर अपनी नौकरी करता और साथ में कुछ पैसे भी भेजता। इस तरह से जब पैसे जमा हो जाते हैं तो इधर दिनेश अपना घर भी बनवा लेता है और जो खेती किसानी में जो उसको अन्न जो होता है, जो अनाज होता है, उसको बेचकर उससे कुछ मुनाफा होता है, उसे भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा होता है।
धीरे धीरे जब समय गुजर जाता है तो जो आसपास के लोग होते हैं दिनेश को सलाह देते हैं कि राजेश की भी अब शादी कर देनी चाहिए। कुल मिलाकर तुम ही लोग उसके माता पिता हो, क्योंकि अब तो माता पिता इस दुनिया में रहे नहीं और उसकी उम्र भी हो गई है शादी करने के लायक और नौकरी भी उसको मिल गया है। इस पर दिनेश भी तैयार हो जाता है और राजेश की शादी के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश करने लगता है। जब अच्छी लड़की की तलाश करता है तो देखते ही देखते एक लड़की जो कि बहुत ही सुंदर सुशील होती है और पढ़ी लिखी भी होती है, उसका नाम नीलम होता है। नीलम से राजेश की शादी तय हो जाती है और डेट भी फिक्स हो जाती है और उस डेट को शादी भी हो जाती है। जब शादी करके नीलम अपने ससुराल आती है तो राजेश जब सुहाग रात के दिन अपने पति के कमरे में जाता है तो अपनी पत्नी को देखता ही रह जाता है। जब नीलम को देखता रह जाता है तो नीलम कहती कि क्या हुआ, तुमने कभी लड़की नहीं देखी है? इस पर राजेश कहता है कि लड़की तो बहुत देखे हैं लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं देखे हैं। लगता है भगवान ने फुर्सत में तुम्हें बनाया है और सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है। जब इस तरह की बातें नीलम सुनती है तो भी मुस्कुरा देती है और अपने पति को हद तक चाहने लगती है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। इधर नीलम भी अपने परिवार में सबकी सेवा करती थी, सबकी बात मानती थी, उसका अच्छा खासा जिंदगी चल रहा होता है। लगभग 1 महीने का समय बीत जाता है। जब 1 महीने का समय बीतता है तो इधर राजेश की जो छुट्टियां होती है खत्म हो जाती है। वो अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो जाता है और ड्यूटी पर जाता है तो अपने पत्नी से कहता है कि मेरे भैया भाभी ही मेरे सब कुछ हैं, उसने मेरे लिए क्या नहीं किया है, उसी की बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इतनी अच्छी खासी नौकरी मिली है। मेरे भैया भाभी की सेवा करना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देना, उसके अच्छी तरीके से ख्याल रखना। इस तरह की बातें कहकर वो अपनी पत्नी से बताता है और अपनी ड्यूटी के लिए चला जाता है। इधर जो नीलम होती है अपनी पति की बात मानकर सबकी सेवा करने लगती है, सबकी बातें को मानने लगती है। लेकिन इधर जो दिनेश था उसकी एक बुरी लत थी, वो हमेशा नीलम पर बुरी नजरें डालता था। वो जो भी काम करती उसे एकटक देखता रहता था। उसके प्रति उसके नीयत खराब हो चुकी थी क्योंकि नीलम बहुत ही सुंदर थी। इस तरह से वक्त बीत रहा था लेकिन दिनेश अपनी बात को नीलम से नहीं कह पाता था क्योंकि उसके घर में उसकी पत्नी थी। वो करे तो क्या करे, बहुत ही मजबूर होता था। एक दिन वो अपने बेटे को, जो उसके जो बच्चे होते हैं, उसे ननिहाल जाने के लिए उसको प्रेरित करने लगता है कि तुम अपनी माँ से कहो कि ननिहाल जाना है। जब बच्चे ननिहाल का नाम सुनते हैं तो और भी खुश हो जाते हैं और अपनी माँ से जिद करते हैं कि मुझे नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है। जब इस तरह से बच्चे जिद करने लगते हैं तो उसकी जो पत्नी होती है रेखा अपने पति दिनेश से कहती है कि मुझे मायके जाना है, बच्चे जिद कर रहे हैं, क्या मैं वहाँ पर जा सकती हूँ? जब इस तरह की बातें करती है तो दिनेश को भी अच्छा खासा मौका मिल जाता है क्योंकि वो तो यही चाहता था कि घर में वो यहाँ से जाए और अपने मंसूबे को कामयाब कर पाए। जब इस तरह की बातें उसकी पत्नी कहती कि दिनेश कहता है कि तुम मायके चले जाओ और वहाँ पे से लगभग 10 दिन आराम से रहना, क्योंकि पहले तुम मायके में नहीं रह पाती थी, जो घर की जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए कहीं नहीं जा पाती थी। लेकिन अब तो नीलम आ गई है, अब किसी चीज की क्या कमी है, नीलम खाना बनाने के लिए घर में है ही, तुम जाओ अपने मायके घूम कर आओ। जब इस तरह की बातें रेखा सुनती तो और भी खुश हो जाती है और अपने बच्चों को तैयार करती है, अपने खुद भी तैयार होती है और नीलम से कहती है कि मैं मायके जा रही हूँ 10 दिन के लिए, तुम अपने जेठ जी की यानी कि मेरे पति की अच्छी तरीके से देखभाल करना, उसे समय समय पर खाना देना। इस पर नीलम भी कहती है कि ठीक है भाभी, तुम चिंता मत करो। इधर रेखा अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। जब मायके लेकर चली जाती है तो उस दिन नीलम खाना वगैरह बनाती है और खाना वगैरह बनाने के बाद अपने पति को, अपने जेठ को खाना देती है और खाना देने के बाद वो खुद खाना खाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। लेकिन जब कमरे में जाकर सोती है तो उसी समय रात का 1:30 बज रहे होते हैं। उसके दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है। जब दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ नीलम को सुनाई देती है तो घड़ी की तरफ देखती है तो देखती है कि 1 से 1:30 बज रहा है। वो सोचने लगती है कि इस समय यहाँ पर कौन है। वो अंदर से ही आवाज़ लगाती है कि क्या हुआ, कौन है। इस पर दिनेश कहता है कि बहू दरवाज़ा खोलो, मेरे सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है। इसके बाद नीलम दरवाज़ा खोलती है और कहती है कि मैं आपको मेडिसिन दे रही हूँ। इस पर दिनेश कहता है कि मेरे मेडिसिन मेरे पास है, तुम बस 1 गिलास पानी ले दो। इस पर नीलम पानी लेने के लिए किचन में चली जाती है, लेकिन किचन से जब पानी लेकर आती है तभी उसी समय जो दिनेश रहता है नीलम के बेड पर बैठ जाता है। और जब बेड पर बैठता है तो नीलम कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो मेरे जेठ समान हैं, आप तो मेरे बड़े हैं और आज भी हमारे देश में भसुर का दर्जा सास ससुर की तरह दिया जाता है, उसके सामने नहीं हुआ जाता है। लेकिन जो दिनेश था, अपनी जो नीलम था, उसी के कमरे में उसी के बेड पर जाकर बैठ जाता है और जो उसके हाथ में गोली होती है जो कि बताता है कि सिर दर्द की गोली है, दरअसल वो सिर दर्द की गोली नहीं होती है, वो शक्तिवर्धक गोली होता है और उस गोली को खाता है और अपनी ही
बहू के साथ यानी कि जो अपने ही भाई की पत्नी के साथ खयानत करने लगता है, दरिंदगी करने लगता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इधर नीलम चीखती चिल्लाती रहती है लेकिन वो छोड़ता नहीं है। जब उसके मंसूबे कामयाब हो जाते हैं तो फिर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। लेकिन जब सुबह का समय होता है तो नीलम एक गलती कर देती है। ना ही ये बात अपने पति को बताती है और ना ही ये बात अपनी जेठानी को बताती है। वो सोचती है कि जिस पति को मैं ये बात बताऊंगी तो हो सके तो विश्वास नहीं करेंगे, जिसको अपने माता पिता मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं, वो इस बात को सुनेंगे, इस हादसे को सुनेंगे तो सहन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से सोचकर ये बातें किसी को बताती नहीं है, लेकिन वही गलती कर देती है। जब कोई बातें नहीं बताती है तो इधर दिनेश को पता चल जाता है कि ये बातें किसी से बताई नहीं है। अगर किसी से बताई होती तो वो लोग मुझे कुछ कहते हैं। इस तरह से सोचकर और दूसरी बार भी यानी कि दूसरी रात को भी वो वैसा ही करता है जिस तरह से वो चाहता है। अब तो उसकी दरिंदगी बढ़ती जा रही थी। लगभग 1 हफ्ते तक वो नीलम को नोचता रहता है, अपनी हवस को पूरा करता है और साथ में ये भी बताता है कि तुम मेरी भाई की पत्नी हो तो मेरा भी तुम पर हक है, क्योंकि मैंने जब तुम्हें पसंद किया था तो मैंने सोचा था कि तुम बहुत सुंदर हो और उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करने लगा था और सोचा था कि तुम भी मेरी इस मंसूबे को पूरा करोगी। इसी तरह से नीलम के साथ पूरे 1 हफ्ते तक खयानत करता है, दरिंदगी करता है, लेकिन नीलम चाहकर भी ये बात किसी को नहीं बताती है। जब 1 हफ्ता का समय बीत जाता है, लगभग 10 दिन का समय बीत जाता है, नीलम अब इस अपने जेठ से परेशान हो चुकी थी और इसको इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बना लेती है। और प्लान के ही मुताबिक जिस दिन वो प्लान बनाती है उसी दिन उसकी जेठानी भी आ जाती है। जब उसकी जेठानी आ जाती है शाम को नीलम खाना वगैरह सब बनाती है और खाना बनाने के बाद एक जहर के पुड़िया लाती है और अपने जेठ को खाना देती है। और जब खाना देती है तो उसी में उस जो जहर की गोली होती है उसमें मिला देती है। इसके बाद जब उसका जेठ यानी कि दिनेश जब खाना खाता है, खाना खाने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जब कमरे में सोने के लिए चला जाता है तो उसे जब कुछ देर होती है तो उसे बेचैनियाँ सी बढ़ने लगती है, उसके शरीर में छटपटाहट होने लगती है, उसे अलग अलग ही महसूस होने लगता है, वो छटपटाने लगता है। तो इधर उसकी पत्नी होती है रेखा, नीलम से आवाज़ देती है, कहती है कि तुम अभी डॉक्टर को फ़ोन करो, एम्बुलेंस बुलाओ, तुम्हारे जेठ की तबीयत बहुत ही खराब हो चुकी है, उन्हें पता ना क्या हो गया है। इस पर नीलम कहती है कि भाभी तुमको इसको ऐसे ही छोड़ दो मरने के लिए। इस पर रेखा कहती है कि नीलम तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारे जेठ जी हैं, मेरे पति हों, अगर इनको कुछ हो गया तो मैं कैसे रह पाऊंगी। इस पर नीलम सारी बातें बता देती है, कहती है कि अगर आपका एक पति होता तो मेरे साथ ऐसी खयानत नहीं करता, ऐसी दरिंदगी नहीं करता जो मेरे साथ किया है। पूरे 1 हफ्ते तक मेरे शरीर को नोचा है, मैं चीखती चिल्लाती रह गई लेकिन इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। जब इस तरह की बातें रेखा सुनती है तो वहीं पर बैठ जाती है, वो सदमे में आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर करे वो क्या, तो करे क्या। जिस पति को भरोसे पर छोड़कर वो 10 दिन के लिए अपने मायके गई थी, जिसको अपना भगवान मानती थी, वहीं उसके पीठ पीछे ऐसा काम करेगा, वो सोचती ही रह जाती है। इसमें इतना देर हो जाता है कि तब तक जो दिनेश होता है वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। वो छटपटाता है और वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। जब इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो इधर जो नीलम होती है पास के ही थाने में जाती है और थाने में जाने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देती है और पूरी कहानी बता देती है। जब पूरी कहानी बताती है तो वो जो कत्ल तो की ही, साथ में उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। इस तरह से पुलिस पकड़कर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है और थाने में जेल में डाल देती है। इसके बाद जब राजेश इस सूचना को सुनता है तो तुरंत मौके पर आता है, साथ में ये भी देखता है कि उसके भाई की मौत हो चुकी है, तो अपने भाई का अंतिम संस्कार करता है। साथ में अपनी पत्नी से मिलने के लिए यानी कि नीलम से मिलने के लिए उसके पास जाता है और कहता है कि नीलम तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर नीलम कहती है कि मेरा क्या, मेरे शरीर को इतने दिन तक इसके साथ छेड़छाड़ किया गया, मेरे साथ इतनी दरिंदगी की गई, मैं चीखती रही, चिल्लाती थी, लेकिन मेरी बात को कोई नहीं सुना। इस पर राजेश कहता है कि तुम्हें जब ये सब हो रहा था तो मुझे बताना चाहिए था, भाभी को बताना चाहिए था, मैं कुछ करता तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाता, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। और तुमने उस कातिल को तो मारकर अपने हाथ को खून से रंग लिया। अब तुम जेल के सलाखों के पीछे रहोगी, लेकिन मेरा क्या होगा। दोस्तों, इतने प्रेम करने वाले पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और साथ में जो रेखा होती है जिसका कोई दोष नहीं होता है, वो विधवा हो जाती है 2 बच्चों को लेकर। अब वो कहाँ जाएगी। तो ये रही पूरी घटना, पूरी कहानी। जैसे एक जो परिवार था कितना अच्छा तरीके से रह रहा था, लेकिन एक हौसी, एक अलग गलत संबंध के पीछे सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। एक आदमी इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, एक जो जेल के सलाखे के पीछे चले जाते हैं, एक जो विधवा हो जाती है, अपने 2 बच्चे को लेकर बेसहारा हो जाती है, एक जिससे जो प्यार करता था वो अकेला हो जाता है। इस तरह से पूरा परिवार तितर बितर हो जाता है, एक मात्र एक गलती की वजह से।
तो ये रही पूरी घटना, पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोग का उन दर्शकों का नाम ले सकूं। फिर मिलती हूँ दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।